हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपना पुराना चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक देख लिया था क्या कहते हैं डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। आज हम स्टार्ट करने वाले अपना रेप्लिकेशन वाला पोर्शन और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसक्रिप्शन वगैरह करेंगे। तो आज पहली शुरुआत होती है हमारी यहाँ से आरएनए वर्ल्ड से। आरएनए क्या था? सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल यूज टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। जो आरएनए था वो जेनेटिक मटेरियल की तरह तो था ही, काम करता था, और साथों साथ इसको एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ किया जाता था। जबकि अपना जो डीएनए होता है वो किसी भी कैटलिस्ट के रूप में यूज़ नहीं होता, वो खाली जेनेटिक मटेरियल है। बट आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। अब आरएनए जैसे कि कैटलिस्ट भी था तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव था, इसी की वजह से वो अनस्टेबल भी था। इसीलिए फिर DNA has evolved from RNA with chemical modification that made it more stable। अब इसीलिए फिर क्या हुआ कि जब RNA कैटलिस्ट था तो वो रिएक्टिव था तो अनस्टेबल था। तो क्या हुआ कि फिर RNA से DNA बना। RNA से मतलब RNA में कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन करा के उसको और स्टेबल बनाए और उसे फिर क्या नाम दिया? DNA जो बना। ठीक है, तो DNA किससे इवॉल्व हुआ है? RNA से। वेरी इंपॉर्टेंट, DNA किससे इवॉल्व हुआ है? RNA से। Now, replication. While proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for replication of DNA. अब जब ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देख रहे थे वॉटसन और क्रिक ने, तभी उन्होंने एक और चीज़ दी हमें। क्या थी वो? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में। उनका क्या कहना था कि जो दो स्ट्रैंड होती हैं, टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूली कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। जो दो स्ट्रैंड्स होती हैं, सपोज ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, तो ये सेपरेट होती हैं आगे चल के। ये देखो, ये आगे चल के यहाँ पे सेपरेट हुई हैं। दो स्ट्रैंड थी, दोनों आगे चल के सेपरेट हुई हैं और दोनों कैसा एक्ट करती हैं? एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ। ये देखो, ये एक था अपना, उससे दो निकले, फिर दो अपने में अलग अलग सिंथेसिस करने लगे, है ना। तो ये हुआ। देन after the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. This scheme was termed as semi-conservative DNA replication. इसी चीज़ को क्या कहा गया? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे एक स्ट्रैंड ये थी, एक स्ट्रैंड ये थी, दोनों रेप्लिकेशन के लिए क्या किए कि आगे चल के अलग अलग हुई और ये अपना एक अलग एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्ट कर रहा था और ये अपना अलग कर रहा था। फिर आगे जैसे ही जाते गए तो ये अपना एक अलग बना लिया, ये अपना अलग बना लिया। तो फिर दोनों अपने क्या कहते हैं, दोनों के पास एक पेरेंटल, ये हो गई अपने पेरेंटल, ये जो पहले से चली आ रही है पेरेंटल, और ये जो आई है क्या कहते हैं, ये वायलेट वाली, ये कौन सी हो गई? ये न्यूली सिंथेसाइज्ड हो गई। ठीक है, अब इसी में आगे है मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। इनका एम क्या था? टू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। अब यहाँ पे अपने क्या कहते हैं मिचेल्स ये वॉटसन और क्रिक ने कह तो दिया कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब उसको प्रूव करने का काम किसने किया? मिचेल्सन और स्टाल ने किया। इनका एम क्या था? टू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। इन्होंने ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज़ किया? इस्चीरिया कोलाई, दैट इज इकोलाई। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म कौन सा था? इस्चीरिया कोलाई, जिसको इकोलाई बोलते हैं। प्रिंसिपल इनका क्या था? डीएनए कंटेनिंग हैवी नाइट्रोजन एंड इज डेंसर दैन डीएनए कंटेनिंग नॉर्मल नाइट्रोजन। इनका बेसिक ये था कि डीएनए जो जिसमें कि हैवी नाइट्रोजन होता है, दैट इज 15N, वो ज़्यादा डेंस होता है एज कम्पेयर टू डीएनए कंटेनिंग नॉर्मल नाइट्रोजन, दैट इज 40N। these different DNA can be separated by CSL density of gradient। अब इसी चीज़ को हम आगे देखते हैं। इनका पहला स्टेप क्या था? स्टेप 1, ग्रोइंग बैक्टीरिया इन हैवी नाइट्रोजन। ठीक है, इशीरिया कोलाई बैक्टीरिया जो थी उसको उन्होंने हैवी नाइट्रोजन दैट इज 15N में ग्रो कराया। ठीक है, जब वहाँ पे ग्रो कराया तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो थी वो ग्रो हुई उस मीडियम में with containing heavy nitrogen that is 15N. After many generation all DNA become heavy. This heavy DNA could be separated because it is denser। अब बहुत जनरेशन के बाद ऐसा हुआ कि जितने भी क्या कहते हैं डीएनए थे सबके सब हैवी हो गए और उनको ईजिली सेपरेट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो हैवी डीएनए होते हैं वो डेंसर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्टेप 2 में उन्होंने नॉर्मल नाइट्रोजन लिया। जो बैक्टीरिया थी ना इशीरिया कोलाई, उसको नॉर्मल नाइट्रोजन में शिफ्ट करा के ग्रो कराया।
डीएनए सैंपल जब वहाँ पास से भी क्या लिया गया, जो बहुत सारी जनरेशन निकल आई, ठीक है। अब इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि जो पहली जनरेशन निकली, ठीक है, हैवी नाइट्रोजन और नॉर्मल नाइट्रोजन की जो पहली डीएनए निकली, पहली जनरेशन निकली, उसमें क्या हुआ कि डीएनए वाज नाइदर हैवी नॉर लाइट बट इन बिटवीन। डीएनए हैड वन ओल्ड स्ट्रैंड एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। अब देखो, जैसे ये था हैवी डीएनए, ये पहली जनरेशन निकली, इसमें देखो, इसमें जितने 15 एन डीएनए हैं उतने ही 14 एन डीएनए हैं, है ना, मतलब ये बीच में फंस गया, हाइब्रिड, ठीक है ना, हाइब्रिड बीच में फंस गया था। ये हो गया पहला जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में टू टाइप्स ऑफ डीएनए वर सीन, एक लाइट डीएनए जो कि न्यू था, हाइब्रिड डीएनए जो कि ओल्ड और न्यू था, ठीक है। सेकेंड जनरेशन देख लेते हैं, ये है अपनी सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में देखो, ये जो था ना, इससे एक ये बनी न्यू वाली, फिर ये एक हाइब्रिड बनी, फिर ये एक हाइब्रिड, फिर एक न्यू। तो इसमें क्या हुआ, इसमें लाइट प्लस हाइब्रिड बना है, ठीक है। तो ऐसा हुआ ना, ईच न्यू मॉलिक्यूल कीप्स वन ओल्ड स्ट्रैंड एंड मेक वन न्यू स्ट्रैंड। अब इसमें देखो, आपने देखा होगा कि जितनी भी जनरेशन जा रही हैं, तो जो नया डीएनए बन रहा है ना, उसमें एक पुरानी स्ट्रैंड होती है और एक नई स्ट्रैंड होती है। इसी को क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसमें ये आगे देखो, इसका इजी एक्सप्लेनेशन, इकोलाई जो था वो डिवाइड कर रहा था हर 20 मिनट में। आफ्टर 20 मिनट्स पहला जनरेशन निकला जिसमें डीएनए में खाली एक बैंड थी, दिस बैंड वाज इंटरमीडिएट, जो कि इंटरमीडिएट थी, मतलब कि डीएनए मॉलिक्यूल जो था वो वन ओल्ड हैवी स्ट्रैंड था और वन न्यू लाइट स्ट्रैंड था। 40 मिनट के बाद सेकेंड जनरेशन निकली, उसमें दो टाइप थे, एक हाइब्रिड डीएनए था और एक लाइट डीएनए। हाइब्रिड डीएनए मतलब जिसमें 15N वाला हैवी और 14N वाला मतलब कि जो लाइट था, दोनों स्ट्रैंड दिखे, वो हाइब्रिड डीएनए, और दूसरा एक दिखा लाइट डीएनए। बोथ आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट। कंक्लूजन इससे क्या निकला, दिस प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, वन स्ट्रैंड इज ओल्ड, वन स्ट्रैंड इज न्यू, ठीक है। यहाँ पास से क्या प्रूव हो गया अपना, कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अब देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो होता कैसे। डीएनए रेप्लिकेशन कैन नॉट हैपन ऑन इट्स ओन। डीएनए रेप्लिकेशन कभी भी ऐसे कहीं से भी खुद से नहीं हो सकता है। पहली चीज़ तो उसके लिए बहुत से एंजाइम्स लगते हैं, कुछ एंजाइम देख लेते हैं। एक होता है हेलिकेज एंजाइम, जो कि अनजिप करता है डीएनए हेलिक्स को, ठीक है, मतलब ऐसे जो रहता है ना, इसको अनजिप मतलब यहाँ पास से ऐसे खोलने का काम कौन करता है, हेलिकेज करता है। प्राइमरेज सिंथेसाइज शॉर्ट आरएनए प्राइमर टू शॉर्ट डीएनए सिंथेसिस। जो प्राइमेज होता है वो सिंथेसाइज करता है शॉर्ट आरएनए प्राइमर को, किसमें, स्टार्ट मतलब शॉर्ट आरएनए प्राइमर को टू शॉर्ट डीएनए सिंथेसिस, ओके। देन तीसरा आता है डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है, ऐड न्यू डीएनए मॉलिक्यूल टू फॉर्म द न्यू स्ट्रैंड एंड प्रूफ रीड। जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो क्या ऐड करते हैं, नए डीएनए न्यूक्लियोटाइड को, और फॉर्म करते हैं नए स्ट्रैंड को और प्रूव करते हैं सीट को। देन आ जाता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज में क्या करता है, डीएनए लाइगेज का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दिस जॉइंस द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। ये क्या करता है, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है ना लैगिंग स्ट्रैंड में, उसको ज्वाइन कराता है। उसके बाद आ जाता है अपना टोपोआइसोमेरेज, relieves the twisting and tension in DNA ahead of replication fork। ये क्या करता है कि वो जो ट्विस्टिंग होती है ना और टेंशन जनरेट होता है डीएनए में, उसका काम कराता है टोपोआइसोमरेज। ये सब का आगे फंक्शन हम देखेंगे तो और अच्छे से आप लोग को समझ आएगा। अभी इसको ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं कि होता क्या है। देन आ जाता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करती है, कीप द सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम रीजॉइनिंग। मतलब कि जो ऐसे ऐसे स्ट्रैंड था ना, ये अलग, ये वाला, ये हो गया, ये हो गया, अब ये दोनों वापस से ज्वाइन ना हो, उसका काम क्या कराता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है ओरी। ओरी होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब होता क्या है कि जो रेप्लिकेशन है वो कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो जाएगा, उसका ना एक प्रॉपर जगह होती है कि अच्छा हाँ यहीं पास से ये स्टार्ट होने वाला है। तो रेप्लिकेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है एक स्पेसिफिक रीजन से, जिसको हम कहते हैं ओरी, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। In recombinant DNA experiment, vectors are needed because they provide ORI. Recombinant DNA experiment में वेक्टर लगता है जो क्या प्रोवाइड करता है, ओरी, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अब रेप्लिकेशन जो होता है वो एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, ठीक है, उसमें एनर्जी लगती है। तो एनर्जी प्रोवाइड कौन करते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट DNTPs एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर न्यू डीएनए। दूसरा क्या एज अ एनर्जी सोर्स एक्ट करता है। ये जो DNTPs हैं ये एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर न्यू डीएनए एक्ट करते हैं और एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं।
नाउ डीएनए पॉलीमरेज वर्क ओनली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये खाली 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में होता है। जैसे कि ये अपना है डायग्राम रेप्लिकेशन का, तो इसमें देखो, इसमें जो अपना रेप्लिकेशन हो रहा है वो कहाँ पास से हो रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम हो रहा है। अब ये चीज़ याद रखना कि हो जो रहा है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम ही हो रहा है, बट किस स्ट्रैंड से हो रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली स्ट्रैंड से। इसमें कंफ्यूज मत होना, आगे मैं इसको समझाती हूँ। अब देखो इसमें ना ये 2 स्ट्रैंड थी ना, इसमें देखो एक कुछ डिफरेंस नोटिस करना, ये लाइन कंटिन्यूसली जा रही है और ये बीच बीच में टूटी है, ऐसा क्यों? ये जो है ना इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, लीडिंग स्ट्रैंड जो होती है वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होती है, लैगिंग स्ट्रैंड जो होती है वो डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज होती है। ये देखो जो बीच बीच में रुका है, और अब जो ये है ना रुके रुके हैं, मतलब ये क्या कहते हैं बीच बीच में, इन्हीं को क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और इनको ज्वाइन कराने का काम कौन करता है, ऊपर हमने अभी पढ़ा था लाइगेज कराता है ना, तो ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है इनको ज्वाइन कराने का काम कौन कराता है, लाइगेज कराता है। ठीक है, अब यहाँ पास ये जो प्लेस है यहाँ पास से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ से अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं डीएनए रेप्लिकेशन के से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। ये पॉइंट को तो याद रखना है आप लोग को, चाहे जो हो जाए। पहला पॉइंट, डीएनए पॉलीमरेज बिल्ड न्यू डीएनए बट नीड्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो नया डीएनए तो बनाता है, बट उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। देखो ये सारी चीज़ जो मैं अभी आगे पढ़ाने वाली हूँ ना, ये हम अभी पहले ही लेक्चर में कवर कर चुके हैं इसके पहले, बट इसको मैं वापस से आप लोग को समझाएं ताकि ये पॉइंट्स तो नहीं भूलने चाहिए, इसलिए मैंने अलग से इनको लिखा है। दूसरा, replication happens at a replication forks, one strand is continuous and other is fragmented। replication कहाँ पे होती है, replication fork में होती है, जो ऐसे रहता है ना, जिसमें कि एक स्ट्रैंड होती है वो अपनी continuously synthesize होती है और दूसरी जो होती है वो fragmented होती है। तीसरा पॉइंट, replication uses DNTPs for building an energy। replication क्या यूज करती है, DNTP for building an energy। In eukaryotes replication अगर in S phase and must be coordinated with cell। eukaryote वाला जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी पहले ये देखो origin of replication क्या होता है। origin of replication does not start anywhere। ओरी कहीं पे भी नहीं होता है और डीएनए रेप्लिकेशन कहीं से भी स्टार्ट नहीं होता है। इट्स स्टार्ट फ्रॉम अ फिक्स प्लेस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज कैनॉट स्टार्ट ऑन इट्स ओन, सो ओरिजिन इज नेसेसरी। मतलब डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है, इसलिए वहां पे ओरिजिन होना नेसेसरी है उसका। In recombinant DNA, a vector is used before it already has an origin of replication। अब recombinant DNA में एक वेक्टर यूज किया जाता है क्योंकि उसके पास एक ऑलरेडी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है अपना रेप्लिकेशन फोक। रेप्लिकेशन फोक जो होता है बहुत लंबा होता है और वो फुल्ली ओपन नहीं होता। ये देखो ऐसा होता है ना, वो कम्प्लीटली ऐसा तो नहीं होता कभी भी, है ना, वो हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, it opens only on a small region forming a Y-shaped structure called the replication fork। ये देखो ये जो है Y-shaped structure है, इसी को बोलते हैं replication fork। replication happens only at its fork। replication कहाँ पे होता है, खाली उसके fork पे होता है। तीसरा आ जाता है रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। मेन एंजाइम क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये क्या कहते हैं एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका काम क्या होता है, इट यूजेस ओल्ड डीएनए एज टेम्पलेट, मार्क न्यू डीएनए बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड। ये जो पुराना डीएनए होता है उसको एज अ टेम्पलेट काम कराता है, और क्या करता है, मेक्स न्यू डीएनए बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके नया डीएनए बनाता है। ठीक है, किस डायरेक्शन में काम करता है, इट वर्क्स ओनली इन डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इट इज़ वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट, बहुत ही तेज और बहुत एक्यूरेट होता है। चौथा अपना आ जाता है लीडिंग एंड लैगिंग फ्रैगमेंट के बीच, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज वर्क्स ओनली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। जो अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो अपना डीएनए पॉलीमरेज होता है वो खाली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में चलता है। तो 2 स्ट्रैंड्स आर मेड डिफरेंटली, लीडिंग जो कि पहला एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरा होता है लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड में जो टेम्पलेट डायरेक्शन होता है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है, लैगिंग स्ट्रैंड में 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। लीडिंग स्ट्रैंड में नया डीएनए जो बनता है वो कंटिन्यूसली बनता है, और लैगिंग स्ट्रैंड में जो डीएनए बन रहा है ना वो एक स्मॉल पीसेस में बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और इन फ्रेगमेंट को कौन कराता है, डीएनए लाइगेज ज्वाइन कराता है।
ना एनर्जी फॉर रेप्लिकेशन, अब ये रेप्लिकेशन के लिए जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? रेप्लिकेशन नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो एज अ बिल्डिंग ब्लॉक काम करता है और एनर्जी भी देता है, अब भी ऊपर देखा हमने। रेप्लिकेशन यूकैरियोट में कैसा होता है? हैपेंस इन एच फेज ऑफ सेल साइकिल। रेप्लिकेशन सेल डिवीजन मस्ट बी प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड। इफ डीएनए रेप्लिकेट बट सेल डिवीजन डज नॉट ऑकर पॉलीप्लॉइड। ये वाला जो पोर्शन है ये हम अपने अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं, तो इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन इफ यू गाइस हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।